हेलो बच्चों, क्लास 12 में फिजिक्स का एक टॉपिक था हम लोगों का प्रत्यावर्ती धारा। इसके पहले जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युतचुंबकीय प्रेरण। अब इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो हमारे एग्जाम में ये लगभग 5 नंबर हमें दिलाता है। कोई भी एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है वो फिक्स है, या तो न्यूमेरिकल आ जाता है या तो कोई भी तुम्हें इंप्रूवमेंट आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। ये पूरा एक मैप बना करके हम तुम्हें इसमें बता देंगे कि कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं और इसमें कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग पढ़ लेंगे। और जो हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो सारे इसी में हमारे कवर हो जाएंगे। अब और जो फिर स्पेशली जो कुछ होंगे तो उन्हें हम पार्ट बाय पार्ट कुछ वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना करके हम तुम्हें समझा देंगे। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं, हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा जो अल्टरनेट करंट जिसे बोलते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन क्या कैसे क्या हुआ करता है। बात करते हैं कि वैद्युतचुंबकीय प्रेरण में जैसे हम लोगों ने सीखा कि वहां पर क्या बनी थी, एक धारा बनी थी जिसे किसने बताया, हमारे फेराडे जी ने बताया। अब इसी में कुछ वैज्ञानिक और आते हैं और कुछ स्पेशली उस करंट को और डिवाइड करते हैं कि कौन कैसे क्या हमारी धारा हुआ करती है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा आती है, तो प्रत्यावर्ती धारा की जो खोज किया हमारे निकोला टेस्ला जी ने किया। जो टेस्ला जी, जिसका वैद्युतचुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक टेस्ला होता है, तो उन्होंने ही खोज किया था इसकी प्रत्यावर्ती धारा की। तो बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा की हुआ क्या करती है। तो जो बेटा हमारी अल्टरनेट करंट है, जो हमारे जितने उपकरण है सब अल्टरनेट करंट पर ही वर्क करते हैं। अल्टरनेट इस तरीके मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके होती रहती है। एक बार मैक्सिमम जाती है धारा, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इसमें ये बेटा आता है कि जैसे धारा चल रही है उसी के साथ साथ हमारा वोल्टेज भी चलता रहता है। जैसे धारा चल रही है, मैक्सिमम हुआ, मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इसी तरीके हमारी क्या है वोल्टेज चला करता है। वोल्टेज मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरीके वो भी कंटिन्यू चलता रहता है साथ में। लेकिन ये जो हमारी इसका फेज है, मतलब जो इसका कालांतर है, ये कभी कभी चेंज भी हो जाता है। वो अलग अलग परिपथ में जो सर्किट है, अलग अलग हमारे सर्किट है, डिफरेंट सर्किट होते हैं, उसमें डिफरेंट हमारी क्या जो वोल्टेज है और करंट है उसमें चेंजमेंट होता रहता है अलग अलग। तो हम लोग अलग पढ़ते रहेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी इसके जस्ट पिछले चैप्टर में, विद्युत वाहक बल बना था, इंड्यूस ये में पूछा था। प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी कह सकते हो इसी को। तो हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो निकलेगी और इसका हम डेरिवेशन भी कराएंगे कि कैसे बनेगा। E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, अथवा इसे लिख सकते हो E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। जो एन बी ए है, एन बी ए ओमेगा, इसे E नॉट कहते हैं। E नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। ई नॉट समझ गए क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान या शिखर मान कह सकते हो, या इसी को पीक वैल्यू कह सकते हो, या इसी को आयाम कह सकते हो। क्योंकि जो शिखर मान होता है या मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, इसे आयाम भी कहा जा सकता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का आयाम बताओ, तो ई नॉट पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, और ओमेगा की जो कुंडली घूमेगी उसका कोणीय वेग है, टी टाइम लगेगा, और जो कुंडली है ए क्या है उसका क्षेत्रफल होता है, और बी क्या होता है वो जो पर्टिकुलर चुंबकीय क्षेत्र है, एन उसके किरणों की संख्या होती है। इसी समय जैसे इसी समान क्या होगा, जिस प्रकार हम लोगों ने विद्युत वाहक बल बेटा निकाला है, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान भी कह सकते हो। हम लोग डेरिवेशन इसका करेंगे और इसी प्रकार जैसे इसका लिख देंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार हमारी धारा बनती है जो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो सेम इसी तरीके डेरिवेशन होता चला जाता है। एक डेरिवेशन करेंगे, जस्ट डिक्टो डेरिवेशन सभी के हमारे क्या हुआ करते हैं। तो इतना जाहिर सी बात है, ये तुम लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और कुछ चीजें हैं, जैसे बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन होगी, वो डिफिनीशन बताया जाए। डिफिनीशन अलग से हम नहीं बताएंगे, डिफिनीशन तुम्हारा क्या डिफिनीशन इसी में तुम्हारा कवर हो जाएगा। अब डिफिनीशन थोड़ा देखते जाना, कोई डिफिनीशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, छोटी छोटी परिभाषाएं हम लोग समझते हैं। जैसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल धारा से संबंधित हमारे रिलेटिव कुछ डिफिनीशन है, देखते हैं। फर्स्ट डिफिनीशन आती है मैक्सिमम मान, या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो महत्तम मान, या शिखर मान या पी वैल्यू कह सकते हो, या एम्पलीट्यूड कह सकते हो, आयाम। तो आयाम क्या है, जब हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेट करंट होती है, जब चल रही होती है, तो एक तरफ इसका जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अधिकतम जितना विस्थापन होता है, उसी को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं।
धारा का है तो धारा का आयाम हो जाएगा, अगर हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का है तो वोल्टेज का आयाम हो जाएगा। ठीक है, तो महत्तम मान का हो चाहे शिखर मान का हो चाहे आयाम का हो, तो ये समझो निकालना है। न्यूमेरिकल भी आएंगे तो उसमें आयाम पूछेगा या शिखर मान पूछेगा, महत्तम मान पूछेगा, धारा का महत्तम मान तो आई नॉट हो जाएगा। अगर कह देगा वोल्टेज का महत्तम मान हमारा क्या वी नॉट हो जाएगा। तो ये बात समझ गए होगे। ठीक है, जब करंट हमारी है कंटिन्यूस चल रही होती है तो एक तरफ उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या जितना उसका मैक्सिमम विस्थापन होता है उसी को आयाम कहते हैं। धारा का है तो धारा का आयाम, और तुम्हारा वोल्टेज का है तो वोल्टेज का आयाम हो जाएगा। बात करते हैं आवर्त काल क्या होता है। आवर्त काल का मतलब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, जब हमारी ये धारा चल रही होती है, प्रत्यावर्ती धारा को चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, ठीक है, कुछ भी कह दें, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं तो मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज की भी बात वही होगी। तो बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती जो धारा जब चल रही होती है, एक साइकिल कंप्लीट होने में, साइकिल का मतलब एक चक्र, एक चक्र कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। मान लो ये आधा चक्र ये हुआ, आधा चक्र ये नीचे हुआ, पूरा मिला दिया तो एक चक्र हो जाएगा। तो एक चक्र कंप्लीट होने में इसे जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब वन साइकिल कंप्लीट करने में जो हमारा क्या लगेगा, टाइम टेकिंग होगा, वही आवर्त काल है। इसे क्या करके तो शो करते हैं, t बराबर क्या जाएगा 2π/ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, कोणीय वेग होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2π, ये भी लिखा जा सकता है, n का मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, भी लिख सकते हो। बात करते हैं आवृत्ति की, क्या बात करते हैं, आवृत्ति क्या होता है। अब इसे बात करते हैं जो हमारी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। तो देखो, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कोई भी करंट जब चल रहा होता है तो एक सेकंड में वो जितने चक्कर कंप्लीट करेगा वही क्या कहलाती है, आवृत्ति। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, तथा एक चक्र कंप्लीट करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो आवृत्ति समझ गए होगा, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश बोलते हैं कि वन सेकंड में जितने हमारे क्या होते हैं साइकिल कंप्लीट होते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी कह दिया करते हैं। तो यह इक्वल टू क्या होता है, ये आवर्तकाल का हमारा जस्ट अपोजिट होता है। तो इसे क्या लिख सकते हो, 1/t या ω/2π लिख सकते हो। तो ये आवृत्ति और आयाम समझ गए हो, ये हमें लिखाने कोई नीड नहीं है अलग से, इसमें समझते हो। बात करते हैं तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान का मतलब पर्टिकुलर वैल्यू। जो पर्टिकुलर वैल्यू कह देगा प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान बताओ, तो प्रत्यावर्ती धारा का है तो समझो y निकालना है। अगर कह देगा क्या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान बताओ तो v निकालना है। v कह दो अच्छा ही कह दो, सेम है। यदि दूध आगमन कहे तो हम लोग ही लिख दिया करते हैं, बाकी ऐसे बताओ। ये बात समझ नहीं समझे, तात्क्षणिक मान का मतलब ये पर्टिकुलर निकालना होता है। महत्तम मान का है तो ये v नॉट i नॉट ये निकालने पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते थे ई को ई बराबर क्या ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो स्मॉल लेटर लिख दो चाहे कैपिटल लेटर। बात करते हैं कला की। कला का मतलब फेस। जो धारा चलती है किसी भी परिपथ में तो उसमें धारा भी चलती, प्रत्यावर्ती धारा भी चलती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी चलता है, दोनों चलता है। कभी कभी ये दोनों साथ चलते हैं, इनकी जो कला है फेस है वो साथ होती है। कभी कभी इनकी कला क्या होती है, डिफरेंट होती है, कोई आगे चल रहा होता है कोई पीछे चल रहा होता है। अगर धारा और वोल्टेज एक साथ चले तो बोलते हैं समान कला। क्या कहते हैं कि हमारे जो वोल्टेज है और जो धारा है वो कैसे है, समान कला में। अगर वोल्टेज आगे चल रहा है धारा पीछे चल रही है तो कह देते हैं वोल्टेज अग्रगामी है धारा से। अग्रगामी मतलब लीड कर रहा है। जैसे हम लोग मैच देखते तो नहीं कहते ये हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं या जो खिलाड़ी हैं तो इतने क्या लीड किए हुए हैं। लीड का मतलब आगे चल रहे हैं। तो अगर किसी सर्किट में या किसी परिपथ में धारा आगे चलती है तो धारा को बोलते हैं अग्रगामी, और वोल्टेज हमारा पीछे चलता है तो उसे कह देते हैं ये पश्चगामी, तो पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, अगर वोल्टेज आगे चल रहा है तो वोल्टेज बोल देते हैं अग्रगामी है, और धारा अगर पीछे चल रही है तो कह देते हैं धारा हमारी क्या पश्चगामी है। बताओ ये बात समझ गए नहीं समझ गए? तो यही हम बता रहे थे कला की। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होता है, i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और t समय में इनके जो कलांतर है कोई पाई आगे हो जाता है कोई पाई पीछे हो जाता है।
तो सेम चलता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर भी बताया कि हम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर, कलांतर का मतलब जो कला में चेंजमेंट है, फेस में चेंजमेंट है, वो कितना हो जाएगा। तो समान कला भी हो सकती है, जब दोनों साथ चले तो समान कला, जब हमारी एक कोई आगे चले अग्रगामी, दूसरा हो जाएगा पश्चिमगामी, मतलब लैगिंग करेगा या लीड करेगा। बताओ ये बात समझ गए होगे ना। तो ये कंप्लीट हुआ बेटा। अब बात करते हैं, कुछ बातें और हैं, जैसे इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं, कुछ जगह में स्पेस मिल जाए लोग लिखेंगे। अब बात करते हैं तुम लोगों का नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का एक महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान। इसमें देखो परिभाषाएं कुछ आ जाती है, जैसे कहते हैं आवृत्ति किसे कहते हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक नंबर की डिफिनेशन लिखने को आ जाती है और न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं इसमें प्रत्यावर्ती धारा का क्या दो टॉपिक पूछे जाएंगे। एक कह देगा प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान बताओ, अथवा कह देगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताओ। सब ज्यादा पेपर में ये पूछा जाता है, वर्ग माध्य मूल। तो फिर भी देखते हैं, पहले हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का माध्य का हो चाहे औसत मान का हो, इसे हम लोग IM से लिखेंगे। आई माने करंट हो जाएगा, IM माने मीन, मीन का मतलब माध्य। तो IM बराबर आता है 2 बटे पाई और I नॉट जानते हो क्या है, शिखर मान है, धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। और ये पाई है, पाई मतलब 22/7 भाग दोगे तो आ जाएगा 0.00337 I नॉट। पूर्ण साइकिल के लिए कहा जाता है कि जो औसत मान होता है वो 0 होता है। वो कैसे होता है, जब डिफिनेशन जो सवाल हम बता रहे हैं तो बातें सब बताएंगे। ठीक है, तो याद रखना पूर्ण साइकिल के लिए एक साइकिल कंप्लीट करने में जो IM आता है वो क्या आता है, 0 आता है। क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं, जहाँ चले भी वहीं आ जाओगे तो उसका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा एक पूर्ण साइकिल के लिए जो हमारा मीन होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये पेपर में बहुत आता है। वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर, माध्य मतलब मीन, और क्या मान, मान का मतलब रूट। ठीक है, रूट मीन्स स्क्वायर। देखो परिभाषा कैसे लिखोगे, धारा का पूछा है तो बताओगे धारा का वर्ग, धारा का वर्ग का माध्य, माध्य इसे लगाते थे, बार लगा देते थे, का मूल, मूल माने वर्ग मूल, ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। परिभाषा समझ गई सर। डिफिनेशन देखो, किसी करंट का स्क्वायर एंड उसका मीन और उसका क्या रूट, ये क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। इसे हम लोग बेटा कैसे करते हैं, IRMS से शो करते हैं। कैसे, IRMS रूट मीन स्क्वायर, तो ये आ गया IRMS। इसे हम लोग निकालेंगे तो I नॉट बाई रूट 2 आता है। I नॉट बाई क्या, रूट 2। I नॉट क्या है, शिखर मान धारा का रूट 2। सॉल्व करोगे 0.702 I नॉट आ जाएगा। इसी प्रकार बेटा जस्ट हमारा क्या वोल्टेज का भी होता है, तो ज्यादातर वोल्टेज का पूछ देता है या तो धारा, ज्यादा पेपर में हमारा वोल्टेज पूछता है, VRMS। देखो बात करते हैं VRMS की, VSRM नहीं है, VRMS। ठीक है, तो क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कह रहा है, तो बताओगे वोल्टेज का स्क्वायर का माध्य का रूट ही क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ठीक है, डिफिनेशन होगी, डिफिनेशन में समझ आएगा, वोल्टेज का वर्ग का औसत का मूल, मूल माने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, मूल ही क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। पता ये बातें सबको समझ में आ गई होंगी। तो इसी प्रकार जस्ट VRMS निकालोगे, V नॉट बाई रूट 2 आएगा। IRMS जैसे निकालते हैं तो I नॉट बाई रूट 2 आएगा। तो इसमें भी ये रूट 2 की वैल्यू डिवाइड कराओगे तो क्या आ जाएगा, 0.702 V नॉट। V नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान है। ठीक है, याद रखना बेटा VRMS का दूसरा नाम प्रभावी अथवा आभासी मान भी होता है। डिफिनीशन तो पढ़ लिया हम लोगों ने। जब न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में ज्यादातर कह देगा क्या, इसका आभासी मान बताओ। अब अगर तुम सही से पढ़े नहीं हो तो तुम जान भी नहीं पाओगे कि आभासी मतलब वर्चुअल वैल्यू बताओ। वर्चुअल वैल्यू क्या है, तो वर्चुअल वैल्यू का मतलब समझ गए ना, VRMS को कहते हैं। इसको कहते हैं VRMS। एक बात हम तुम्हें बताएं, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, इसको नापने के लिए प्रत्यावर्ती मीटर का यूज किया जाता है, मीटर पैमाने का यूज करते हैं। जैसे धारा को नापने के लिए हम लोग मीटर यूज करते थे, और हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते थे किसको नापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए करते थे।
ऐसे ही प्रत्यावर्ती धारा को अगर मापना है तो प्रत्यावर्ती वाला क्या आएगा, मीटर लाओगे। प्रत्यावर्ती धारा नापने के लिए प्रत्यावर्ती मीटर यूज करते हैं, वो चाहे धारा नापो चाहे वोल्टेज में, ठीक है। तो बात समझ गए। और याद रखना जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए जो मीटर यूज करते हैं वो क्या में मापता है, आरएमएस में मापता है, रूट मीन स्क्वायर में मापता है। अगर धारा निकालोगे तो आरएमएस निकलेगा, अगर वोल्टेज निकालोगे तो वीआरएमएस निकलेगा। अगर तुमसे कहते हैं मीटर पैमाने का पाठ्यांक बताओ, अगर कह देगा अमीटर का पाठ्यांक बताओ तो आईआरएमएस तुमसे पूछता है। अगर कह दे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ तो वीआरएमएस पूछता है। समझ गए ना, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है। न्यूमेरिकल के लिए अगर कह दे मीटर पैमाने का क्या बताओ, प्रत्यावर्ती मीटर पैमाने का पाठ्यांक बताओ, तो मीटर पैमाने का अगर धारा का पूछ रहा है तो आईआरएमएस, वोल्टेज का पूछ रहा है तो वीआरएमएस। ठीक है, समझ गया कैसे क्या करना है। तो कुछ बातें और होती हैं जिसे बात करते हैं। वीआरएमएस जो होती है वो जो वीआरएमएस स्पीड हमारी एक रूट मीन वाली स्पीड भी आती है, आगे तुम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे, उसी से संबंधित कुछ है, बाकी ये ज़्यादा तुम्हारा नहीं है। जब कंपटीशन में आगे देने जाओगे तो वहाँ का क्वेश्चन है कि वीआरएमएस जो होता है रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी होती है ये एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, और एवरेज वेलोसिटी किससे ज़्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। वीआरएमएस मतलब जो वीआरएमएस हमारी स्पीड है ये होती है कितनी, √3 kT/m। ठीक है, ये एनर्जी हुआ करती है, ये हमारी स्पीड है। बात करते हैं जैसे एवरेज स्पीड निकालना है तो v बार बोल देते हैं, ये होता है √kT/m। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी जो vp होता है, ये कितना होता है √2 kT/m। ये तुम्हारे बारे में खैर नहीं है, तुम्हें ज्यादा पता नहीं है, ये कंपटीशन के लिए। ठीक है, बात करते हैं, ये बात खत्म हो गई। अब देखते हैं कुछ बातें और हैं, जैसे हम लोगों को सीखना है बेटा, हम लोग इतनी बातें सीख चुके हैं। अब इसका सबसे जो मेन टॉपिक होता है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती हमारे क्या परिपथ। अभी तक जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी परिपथ जो सर्किट बनाए गए हैं वो केवल 7 सर्किट पर ही वर्क करते हैं। जितने भी परिपथ जिसे हम लोग घर में जो चीज यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, टीवी यूज करते हो, ठीक है, जितना फैन यूज कर रहे हो, ये जितनी चीजें यूज कर रहे हो उसमें जो सर्किट यूज हुए हैं वो कितने प्रकार के सर्किट हैं, उनसे मेन तो हमारे 3 हैं, आर है, एल है, सी है। अभी तक पढ़ते चले आ रहे थे, करंट हमने पढ़ाया तो करंट जब पढ़ाया तो याद होगा तुम्हें, आर पढ़ाया था प्रत्यावर्ती धारा मतलब प्रतिरोध पढ़ाया था, सी संधारित्र पढ़ाया था, फिर हमने मैग्नेटिक पढ़ाया तो वहाँ हमें कुंडली मिली। तो ये तीनों चीज पढ़ चुके थे। तो हमारे पास 3 सर्किट जो 3 सर्किट है हमारे, ये मेन सर्किट होते हैं। ठीक है, अब जो ये 3 सर्किट हैं, अब इन 3 सर्किट को मिक्स करके हम कुछ सर्किट नए सर्किट बनाएंगे। इस प्रकार हमारे पास कितने सर्किट बन जाएंगे, 7 सर्किट बन जाएंगे, और इन 7 सर्किट के विषय में अच्छे से पढ़ना है। अगर ये तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझो कि जितने हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक डिवाइसें हैं जो यूज की जाती हैं, लाइट में जो यूज करते हैं, वो सभी ये 7 प्रकार के ही उसमें सर्किट यूज हुए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या कैसा क्या होता है। जैसे बात करते हैं बेटा, मेन हमारे कितने हैं, 3 RLC। ठीक, RLC। अब ये आपस में मिल करके कुछ नए बनते हैं, तो इस प्रकार 7 हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट सर्किट बात करते हैं, R सर्किट। क्या R सर्किट, या इसे कह सकते हो प्रतिरोध युक्त परिपथ। क्या कह सकते हो, प्रतिरोध युक्त परिपथ या R परिपथ कह सकते हो। देखो बेटा एक चीज याद रखना, R परिपथ का मतलब तार, करंट की बात मतलब वायर की बात करते थे, तो वायर में जो बेटा वोल्टेज होता है, जो आई होता है, साथ चलता है। क्या चलता है, साथ चलता है, समान कला में होते हैं। याद रखना, प्रतिरोध में विभवांतर और धारा दोनों समान कला में रहते हैं, ये चीज याद रखना है। ठीक है, बाकी हम सेपरेट स्टेप बाय स्टेप भी बताएंगे, लेकिन वो कब बताएंगे वो हमें भी नहीं पता है, तो टाइम मिल जाएगा तो बता जरूर देंगे। खैर, तो क्योंकि थोड़ा भी टाइम मिल नहीं पाता, इस वजह से थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाते हैं। अब देखो बात करते हैं बेटा क्या कि हमारे पास जो वायर है ये इसमें क्या होता है, वोल्टेज और धारा दोनों कैसे चलते हैं, समान कला में चलते हैं, एक साथ चलते देखते हैं। अब इसे बात करते हैं, इसके लिए बेटा जो प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध का मतलब रोकना, प्रतिरोध का मतलब अवरोध कह सकते हो, जो तार में धारा को रोके उसे प्रतिरोध कह देते हैं। और प्रतिरोध इसका जो आएगा कितना आएगा, V/I आएगा। हमेशा याद रखना
क्योंकि ओम जी ने बता दिया था किसी चालक तार में प्रवाहित विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहता है, मतलब विभवांतर और धारा का गुणा अगर करा दोगे तो क्या निकल आएगा, प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज याद रखना है। आर का समझ गए होगे सब लोग, आर बराबर वी बटे आई, और वी बराबर याद होगा क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें क्या होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और तुम्हें पता है समान कला में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वी नॉट बटे आई नॉट। ये शिखर मान होते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो आर परिपथ समझ गए होगे सब लोग। आर परिपथ में विभवांतर और धारा दोनों कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं, मतलब एक साथ चलते हैं। देखो इस वीडियो में हम तुम्हें पूरा डाटा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ही वीडियो में सब पूरा समाप्त हो जाए, जिसका जो एक बार अगर पढ़ चुका होगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं तो अपना वो फर्स्ट टाइम पढ़ लेंगे ना। बाकी स्टेप बाय स्टेप भी बताएंगे हर टॉपिक इसमें कैसे क्या होता है, और भी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें सब बातें बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो तुम देख नहीं पाओगे। दूसरा नंबर देखो क्या है, सी परिपथ की बात करते हैं। कौन सा सी परिपथ, सी बराबर फार्मूला एक पढ़ा होगा, क्यू बटे वी होता है, क्यू बराबर होता है आई टी बटे वी। कौन ऊपर है, आई ऊपर है। कंफ्यूजन होता है किसमें कौन, याद रखना आर परिपथ में, आर देखो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, एन केन प्रकारेण याद करो। ठीक है, मतलब क्या है कि आर परिपथ में विभवांतर और धारा दोनों कैसे होते हैं, साथ चलते हैं। और क्या है, जो सी परिपथ है, सी सर्किट होता है, उसमें आई आगे और वी पीछे, कितने अंश, 90 अंश। याद रखना सी परिपथ में, सी परिपथ में क्या होता है, जो सी सर्किट है, सी सर्किट में हमारी जो धारा है वो कैसे चलती है, मान लो ये वोल्टेज चल रहा है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे प्लस 90 कह सकते हो, या फिर से प्लस 90 ना कहो क्योंकि भाई धारा आगे चल रही है, तो धारा इस तरीके आएगी, ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, इसका ऐसे है। बाकी जब हम इस स्पेशल से बता रहे होंगे तो ये ज्यादा अच्छे से वहां समझ आएंगे। देखो यहाँ हमारी क्या है, धारा वोल्टेज 0 है, उस समय ये धारा क्या है, मैक्सिमम चल रही है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 अंश चल रहा है, तो हमारी धारा अग्रगामी है, किससे, वोल्टेज से। तो याद रखना सी परिपथ में वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है, इस वजह से यहाँ पर एक जो प्रतिरोध वर्क करता है तो उसे आर नहीं कहते हैं, यहाँ पर भी प्रतिरोध लगेगा, प्रतिरोध का मतलब रोकना होता है, वोल्टेज को जो मतलब जो हमारी करंट को रोके, जो करंट को रोकता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तार में रोकता है तो उसे आर के नाम से जाना जाता है, तार आर। ये आ गया संधारित्र, संधारित्र में आता है एक्सी, क्या आता है एक्सी। एक्सी भी एक प्रकार का प्रतिरोधी है, ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये वर्क करेगा केवल संधारित्र में। संधारित्र में जो कैपेसिटर हमारे जो होते हैं उसमें जो प्रतिरोध वर्क करता है उसे एक्सी के नाम से जाना जाता है, याद रखना चाहिए। तार में जो प्रतिरोध लगता है उसे आर कहते हैं, संधारित्र में जो प्रतिरोध लगता है उसे एक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सी, एक्सी मतलब संधारित्र। एक्सी बराबर होता है 1 अपान, देखो एक्सी का मतलब प्रतिरोध ही है, वी अपान आई तो होगा ही, वी अपान आई तो सब में होगा, तो प्रतिरोध है, और क्या हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी, और एक होता है, ये चीज याद रखना है, एक्सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी, क्योंकि ओमेगा लगता है। बताओ समझ गए, एक्सी का मतलब संधारित्र का प्रतिरोध, जिसे धारती प्रतिघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सी को क्या कहते हैं, धारती प्रतिघात। आप तो लगाएगा जी भाई, धारा को रोकेगा, ठीक है, इसे धारती प्रतिघात करता है। तो ये समझ गए होंगे हम क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो सी परिपथ हमारा कंप्लीट हुआ। देखो पूरे परिपथ एक ही दिन, एक ही वीडियो में सब कंप्लीट। तो ये हो गया क्या, सी परिपथ। आप बेटा बात करते हैं तीसरा जो हमारा सर्किट है उसका नाम है क्या, कौन सा, यल परिपथ। यल परिपथ का हो चाहे प्रेरकत्व युक्त परिपथ का हो, क्या कहो, यल परिपथ का हो चाहे प्रेरकत्व युक्त परिपथ, क्योंकि यल का मतलब प्रेरकत्व होता था, ये कुंडली में होती थी, कुंडली हम लोगों ने पढ़ा था, ये कुंडली में था। तो अब देखो बेटा इसमें भी प्रतिरोध होगा, क्योंकि कुंडली की वजह से धारा रुकेगी, तो इसके प्रतिरोध को एक्सल के नाम से जाना जाता है, इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। वो धारती प्रतिघात जो एक्सी था वो धारती प्रतिघात, एक्सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी, एक्सल बराबर ओमेगा एल। एक्सल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। इसे बोलते हैं क्या,
वो धारती प्रतिघात, ये प्रेरण प्रतिघात। इसे क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात। समझ गए होगे, यल का मतलब प्रेरण होता है ना, समझ गए। बाकी v बटे i तो होता ही है, तो ये समझ गए होगे। बात करते हैं नेक्स्ट, r परिपथ हो गया, c परिपथ हो गया, कौन सा? यल परिपथ हो गया। अब ये तीनों परिपथ हम लोगों ने सर्किट पढ़ लिए। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक हम लोगों क्या है परिपथ पढ़ना है। इसे मतलब अब इसे जो मिलकर बनाएंगे, जैसे r l c हो गया तो एक आ गया क्या rc। कौन सा परिपथ? एक चीज तो हमने बताया नहीं, r परिपथ विभवांतर धारा दोनों समान कला में रहते हैं। c परिपथ में धारा विभवांतर से 90 अंश अग्रगामी होती है और यल परिपथ में विभवांतर धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। बस ये अच्छे से याद रखो, बस सब याद रखें, ठीक है। आज c परिपथ की बात करते हैं, ठीक है। प्रतिरोध संधारित्र परिपथ, इसमें भी प्रतिरोध आएगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध दो चीजों की वजह से है, R की वजह से भी है और C की वजह से भी है। तो इसका एक स्पेशल नाम आना चाहिए, तो इसका एक स्पेशल नाम आ जाता है जिसे जट कहते हैं। इसे प्रतिबाधा कहा जाता है, परिपथ की प्रतिबाधा। आप सब में प्रतिबाधा आएगा, केवल R आए तो R प्रतिरोध होता है, C अगर आए, C कुंडली जुड़ी हो, संधारित्र जुड़ा हो तो Xc प्रतिरोध होता है। अगर हमारी प्रेरण कुंडली जुड़ी हो तो Xl ये प्रतिरोध है। और अगर मिलकर जुड़े हो तो Z बराबर v बटे i तो होता ही है। बाकी सब के लिए अपना अलग अलग होता है। हम लोग प्रूवमेंट करेंगे, R के लिए निकालोगे तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x, समझ गए। बाकी इसका हम लोग कलांतर भी निकालेंगे बेटा, tan फाई बराबर आ जाएगा vc बटे vr। ये हम लोग निकालेंगे, कलांतर होता है, कला में अंतर कितना आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या rc। डिप्रीशन बताओ, डिप्रीशन सबकी यही है, जब किसी कुंडली में एक तार श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है उसे R परिपथ कहते हैं, तो संधारित्र जोड़ दिया जाता है तो C परिपथ कहते हैं। अगर तुम प्रेरण कुंडली जोड़ देते हैं तो यल परिपथ कहते हैं। RC परिपथ की वजह क्या बताओगे? जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एक तार तथा एक संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इस प्रकार बने परिपथ को RC परिपथ। अब बात करते हैं RL परिपथ। जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एक तार का मतलब प्रतिरोध तथा एक कुंडली श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इस प्रकार बने परिपथ को RL परिपथ कहते हैं। RL परिपथ में क्या, बाकी R के लिए तो जानते हो विभवांतर धारा समान कला में रहते हैं। यल के लिए जानते ही हो कि कौन क्या होता है, यल में कौन आगे चलता है? विभवांतर आगे चलता है, धारा चलती है। अब देखो एक वीडियो में तुम्हें सब चीजें थोड़ा बताया जा सकती है, इससे सेपरेट एक ही टॉपिक काफी लॉन्ग होता है, फिर भी हम थोड़ा स्पीड में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिवीजन क्लास है। अब देखो बात करते हैं क्या, z बराबर क्या आ जाएगा? v बटे i तो होता ही है, बाकी अंडर रूट क्या लग जाएगा? r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर ये आ जाएगा। इसके लिए कलांतर निकालोगे तो tan फाई बराबर क्या आ जाएगा? vl बटे vr। अरे तुम्हारा चल रहा है कौन सा? RL चल रहा है तो ऊपर vl तो आएगा, ठीक है। तो ये बेटा हम लोगों का कंप्लीट हुआ, तो 5 हो गए। इधर छठवां उसे हम लोग बता चुके हैं, मतलब हम देख चुके हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखो छठवां है एलसी परिपथ, और काफी इंपॉर्टेंट परिपथ होता है। पेपर में सब ज्यादा हमारा परिपथ जो आता है वो एलसी परिपथ होता है। ये रेजोनेंस की घटना शो करता है। क्या घटना? रेजोनेंस की घटना शो करता है, मतलब अनुनाद। ये अनुनाद की स्थिति होती है, इसमें क्या की स्थिति होती है? अनुनाद। अब देखो बात करते हैं अनुनाद का मतलब क्या होता है। अनुनाद तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अनुनाद क्या होता है। देखो जनरली तुम्हें अनुनाद होता है, अनुनाद में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाया करती है। जैसे अगर हम लोग नल में अगर पानी भर रहे होते हैं, बाल्टी में या किसी मटकी में भरो, ज्यादा समझ में आएगा। मटकी में भर रहे होते हैं तो देखा होगा, बिना देखे हम लोग ये बता देते हैं कि मटकी भरने वाली है, क्योंकि लास्ट में उसकी ध्वनि चेंज हो जाती है, वो गुड़गुड़ होने लगता है लास्ट में, मतलब एक अलग से ध्वनि चेंज हो जाती है, मतलब वहाँ रेजोनेंस की स्थिति आ जाती है, तो अलग सिचुएशन होती है। तो ऐसे कुछ इनमें भी होता है, रेजोनेंस में हमेशा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और इससे एनर्जी भी काफी बढ़ जाती है। यही रीजन है कि जो आर्मी वाले हैं जब परेड करते हैं तो कभी भी पुल के पास परेड नहीं करते, क्योंकि जब वो परेड करेंगे तो एक साथ नीचे रखते हैं पैर, उठाते हैं, तो एक साथ जब पैर नीचे रखेंगे तो उसमें ध्वनि बहुत ज्यादा जनरेट होगी, जिससे अनुनाद की स्थिति आएगी और वहां पर हमारी फ्रिक्वेंसी आयाम बढ़ जाते हैं। आयाम बढ़ने की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट होती है, जिससे पुल के चटने जो मतलब टूटने का भी खतरा रहता है। इस वजह से पुल में कभी परेड नहीं होती, आगे बढ़ जाते हैं फिर परेड चालू, ठीक है। अब बात करते हैं तो ऐसे कुछ इसमें भी, इनमें भी हुआ करता है, अनुनाद की स्थिति से कुछ इन्हें गड़बड़ हो जाती है। यल सी, तो यल सी में क्या होता है, ये इसका भी प्रतिबाधा होता है, इसमें XL माइनस XC चलता है। कभी कभी अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फिर से तो Z0, और Z0 का मतलब प्रतिबाधा 0,
और प्रतिबाधा 0 तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर यहाँ जेड जो फ्रिक्वेंसी है बहुत तेजी से बढ़ती है, तो फ्रिक्वेंसी निकालना सिखाएंगे इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो अनुनाद की स्थिति किसमें आती है, एलसी परिपथ में और एलसीआर परिपथ में, ठीक है। ये दोनों में, दोनों अनुनादी परिपथ शो करते हैं। एग्जाम्पल में कई बार हमारे विकल्प में आया हुआ है कि अनुनादी परिपथ है, तो एलसी भी होता है और एलसीआर भी होता है, दोनों होता है। और पेपर में ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, एलसी भी आता है, एलसीआर भी आता है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ लेंगे। बाकी बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय या सामर्थ्य कह सकते हो। जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, जो 7 परिपथ ये पढ़े, 7 परिपथ में याद रखना जो आर परिपथ है वो यल परिपथ है, इसमें हमारी धारा ज्यादा क्षय होती है, जबकि सी में नहीं होता है। तभी हमारा कभी भी सी परिपथ में जो शक्ति हो ज्यादा क्षय नहीं होती है, केवल जो क्षय होती है किसमें, आर में और यल में। तो हमारे पास 2 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय है, एक आर परिपथ में औसत शक्ति क्षय, एक आर में निकालोगे तो ये VRMS into IRMS निकलेगा, यल परिपथ में निकालोगे तो VRMS IRMS होता है, साथ में cos फाई आ जाएगा। कैसे आएगा ये डेरिवेशन करके हम बताएंगे। cos फाई को हम लोग शक्ति गुणांक लिखते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर बोलते हैं। इसी की वजह से अगर देखो, इसी की वजह से वाट इन धारा की स्थिति आती है। वाट इन धारा क्या होती है, देखो पहले परिपथ समझो, ऐसे परिपथ जिसमें क्या हो, शक्ति क्षय शून्य हो। वैसे आप तक ऐसा कोई परिपथ नहीं बना है जिसका शक्ति क्षय शून्य हो। अपने ऊपर कुछ न कुछ तो एनर्जी कुछ खर्च करेगा, लेकिन कह रहा है कि अपने ऊपर एको ना खर्च करे, शून्य। तो अपने ऊपर अगर एको ना सामर्थ्य उसकी क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे परिपथों को वाट इन परिपथ कहते हैं और उसमें बहने वाली धारा वाट इन धारा कहलाती है। ये कोर्स से तुम्हारा हटा हुआ है, इस बार एग्जाम में ये नहीं आएगा। बाकी इसका R0 होता है, E0 होता है। और वाट इन धारा पर आधारित होता है क्या, चौक कुंडली। क्या आधारित है, चौक कुंडली आधारित होता है। अब बाकी थोड़ा देख लेना क्योंकि कुछ हटे भी हुए इसमें। तो चौक कुंडली की बात करते हैं। चौक कुंडली किसे कहते हैं, ये क्या है हमारा चौक कुंडली। हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर भी हम तुम्हें बोल के बता रहे हैं क्योंकि एक ही इसमें सब बनाने के लिए थोड़ा छोटा कर रखना है। चौक कुंडली क्या होता है, चौक कुंडली क्या होता है, धारा को रोकने अथवा क्या धारा को कम करने, मतलब कंट्रोल करते हैं, धारा को रोकते हैं या तो कम करते हैं। ये किसका, कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को रोकने अथवा कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, चौक कुंडली का। जिस प्रकार दिष्ट धारा को रोकने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा को रोकने के लिए चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। अगर डीसी धारा को कंट्रोल करना है, रियास्टेट धारा नियंत्रक, और एसी को कंट्रोल करना है तो चौक कुंडली। ठीक है, पहले देखा होगा शादियों में जो टेंट के पास नहीं हर जगह ये रॉड लगी रहती थी, उसमें चौक कुंडली लगा देते थे कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारा सेफर उड़ न जाए, है ना। तो अब क्या चौक कुंडली समझ गए होगे। चौक कुंडली किसको कंट्रोल करता है, एसी को, और डीसी कौन कंट्रोल करता है, धारा नियंत्रक। तो बेटा हम लोग ये समझ चुके हैं। एक चीज याद रखना, जो चौक कुंडली होती है इसका जो प्रेरकत्व होता है उच्च होता है। क्वेश्चन आ चुका है कि चौक कुंडली का प्रेरकत्व क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। तो चौक कुंडली का प्रेरकत्व उच्च, प्रतिरोध निम्न। प्रतिरोध निम्न तो धारा कम अपने ऊपर खर्च करेगा, बात समझे। तो चौक कुंडली का प्रेरकत्व उच्च होता है और धारा निम्न होती है, ये पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन में ये वाला टिक करोगे। अब बात करते हैं बेटा, इसमें जो धारा निकलेगी I बराबर V बटे जेड। I बराबर क्या, V बटे जेड। जेड मतलब प्रतिबाधा, V जेड का मतलब क्या, एक्सेल, क्योंकि ये कुंडली ही तो है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया डाटा। अब बात करते हैं बेटा क्या, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर नाम समझ में, ट्रांसफार्मर ये उसे अपने आप में खुद एक बड़े टॉपिक होते हैं। ठीक है, ये सेपरेटली तुम्हें बताएंगे, बिल्कुल तुम्हें एक ही वीडियो में सब बता रहे हैं ना। हो सकता है थोड़ा बड़ा भी हो जाए, लेकिन अगर देखोगे लास्ट तक जो जाएगा वो पाएगा। देखो ट्रांसफार्मर की जो खोज किया था इसने माइकल फैराडे ने 1831 में किया था। उसी समय डायनामो की खोज भी इन्होंने कर दिया था। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, स्पेशल क्या है ट्रांसफार्मर। ट्रांस मतलब छेद करना, फार्म माने रूप, मतलब रूप छेद करने वाला। रूप का मतलब है जो हमारी क्या है, इसकी कम वोल्टेज को निम्न वोल्टेज उच्च, उच्च वोल्टेज को निम्न। ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, निम्न वोल्टेज है तो उच्च वोल्टेज कर देगा, उच्च वोल्टेज है तो निम्न वोल्टेज कर देगा। ठीक है, और भी चीजें कई सारी होती है इसमें, खैर लेकिन तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। झटका जितना पहले तो मिलेगा, झटका उतना बाद में मिलेगा। बात समझ गए, तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है, बस उच्च वोल्टेज की निम्न धारा को निम्न वोल्टेज की उच्च धारा में बदल देता है, अथवा निम्न वोल्टेज की उच्च धारा को उच्च वोल्टेज की निम्न धारा में बदल देता है। मतलब जिसकी वोल्टेज उच्च होता है उसकी धारा निम्न होती है, और जब ये वोल्टेज को उच्च करेगा तो धारा को निम्न कर देगा। मतलब तुम ऐसे याद रखो, ये ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज की
उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में अथवा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई का मतलब बढ़ाना है, तो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप अप तक। और एक होता है स्टेप डाउन अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? स्टेप डाउन, डाउन माने कम करना, जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है उसे क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। समझ में आया बच्चों? देखो बात करते हैं फिर भी, तो ट्रांसफार्मर ये हो गया, बाकी इसके फार्मूले भी होते हैं कुछ फार्मूला बताएंगे। अब क्या है इसमें डायनेमो की बात करते हैं। डायनेमो या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जो क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो प्रत्यावर्ती धारा बनाता है उसे क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं। और इसमें भी एसी अलग होता है, डीसी के लिए कुछ अलग होता है, तो ये हम तुम्हें सेपरेटली कर बताएंगे। फिर एसी डीसी में अंतर तुलना आता है। एसी माने अल्टरनेट करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में तुलना कि कौन क्या होता है, याद रखना। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है हमारी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होती है। जो दिष्ट धारा होती है वो कंटिन्यू स्ट्रेट चलती है, सीधे चलती है। अगर दिष्ट धारा में चिपक गए तो छूट नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें निपटा के छोड़ेगा। और जो हमारी अल्टरनेट करंट है तो यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, जब पॉजिटिव है तो झटका लगेगा, जब नेगेटिव होगा तो झटका नहीं लगेगा, उसी समय तुम छूट जाओगे। तभी हम लोग क्या है, अगर प्रत्यावर्ती जो हम लोग घरों में आती है लाइट के लिए प्रत्यावर्ती धारा होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के पहले होता है डीसी, ट्रांसफार्मर के बाद होता है एसी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर केवल एसी में यूज होता है, डीसी में नहीं। ट्रांसफार्मर हमेशा कहाँ यूज होता है? एसी में, डीसी में यूज नहीं किया जाता। तो याद रखना, जिसे हम लोग कभी झटका लगता है, अगर हम लोग अगर एसी को अगर पकड़ लेंगे तो कुछ इसे इधर उधर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जब इधर गए तो झटका लगा, जब इधर आए झटका नहीं लगा, ठीक है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हो ज्यादा है हाई, हम लोग घरों में जो आती है वो 50 फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज होता है। 220 वोल्टेज में कितना? 50 हर्ट्ज होता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो फिर क्या तुम चपके हो, सुन नहीं पाओगे। तो बस इतना फर्क है, ठीक है। फिर भी ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, काफी हद तक तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। और अगर ना समझ में आया हो तो उसे दोबारा देखकर पॉज करके या दोबारा रिपीट करके देख लो। और ज़्यादा तक जो बच्चे तुम्हारे दोस्त हैं और जो तुम्हारे और छोटे, अगर कोई बड़े बच्चे देख रहे हो तो जो तुम्हारे छोटे भाई या बहन है तो उनको भी शेयर कर दो ताकि ये अपना देख सकें, ठीक है। बाकी और अगर तुम्हें कोई समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसे अपडेट किया जाएगा, सुधारा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।